सौतेली बहन की शादी। माँ, कहाँ पर हो आप? जरा यहाँ पर आओ। देखो, आपकी सौतेली बेटी ने मेरे कपड़े नहीं धोए हैं। क्या इसे मुझसे कोई दुश्मनी है? क्यों रे, तुझसे मेरी बेटी रेशमा के कपड़े नहीं धोए गए? क्या तेरे हाथ टूट जाते हैं या तेरे हाथ घिस जाते हैं? माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? भला मैं रेशमा के कपड़े क्यों नहीं धोऊंगी? क्योंकि तू मुझसे जलती है। माँ मुझे प्यार करती है और तुझे नहीं। तू माँ की सौतेली बेटी है। रेशमा की बात सुनते ही रेखा नंदिनी के मुंह पर चाटा मारती है और कहती है, आज के बाद अगर तूने मेरी बेटी के कपड़े नहीं धोए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेखा अपनी बेटी रेशमा को वहां से ले जाती है, जिसके बाद बेचारी नंदिनी रोने लगती है। तभी उसके पिता लखन वहां पर आते हैं। अरे बेटी, अरे क्या हुआ? अरे रो काहे रही हो? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। मैं सब जानता हूँ बेटी, तेरे मुंह पर छपा हुआ ये तमाचे का निशान मुझे सब कुछ बता रहा है। लखन की बात सुनते ही बेचारी नंदिनी और जोर से रोने लगती है और अपने पिता को गले से लगा लेती है। मैं आज तक उस घड़ी को बहुत कोसता हूँ जब मेरी रेखा से शादी हुई थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि तुझे एक माँ का प्यार मिल जाए बेटा। नहीं पिताजी, आप ऐसा ना बोलिए। रेखा माँ मेरी माँ है और रेशमा मेरी बहन है। मैं उन्हें दिल से अपनी माँ और बहन मानती हूँ। लखन अपनी बेटी की ये बात सुनकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही हर रोज नंदिनी के साथ उसकी सौतेली बहन रेशमा और उसकी सौतेली माँ रेखा उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन ये सब देखकर लखन रेखा से कहता है, हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, हमें उन दोनों के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढना चाहिए। अजी, आप बिल्कुल सही कहते हो। हमारी बेटी रेशमा के लिए कोई अमीर घर का रिश्ता ढूंढना, ताकि हमारी बेटी को कभी भी परेशानी न उठानी पड़े। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं रेशमा और नंदिनी दोनों के लिए ही अच्छे घर का रिश्ता ढूंढूंगा। नंदिनी का नाम सुनते ही रेखा मुंह बना लेती है, जिसके बाद वो वहां से उठकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लखन अभी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढता है और दोनों को ही अच्छे घर से रिश्ता आता है। जिसके बाद रेखा अपनी बेटी रेशमा को शादी की शॉपिंग करवाने लगती है। अरे बेटी, तू चिंता मत कर। मैं तुझे ऐसे कपड़े दिलवाऊंगी कि सब लोग तुझे देखते ही रह जाएंगे। कुछ ही दिनों में रेशमा और नंदिनी की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। पहली रस्म हल्दी की होती है, जिसके चलते रेशमा अपने मन ही मन में सोचती है, पिताजी ने सारी रस्में मेरी और इसकी बराबर ही रखी है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे होते हुए इसकी कोई भी रस्म अच्छे से नहीं हो सकती। रेशमा हल्दी की रस्म होने से पहले चुपके से नंदिनी के हल्दी के अंदर खूब सारा कीचड़ भर देती है। जैसे ही रेशमा और नंदिनी की हल्दी की रस्म शुरू होती है, रेशमा को सभी लोग हल्दी लगाते हैं। अरे मेरी बेटी को ऐसे हल्दी लगाना जैसे उसका रंग खिल उठे। जैसे ही नंदिनी की बारी आती है, उसके हल्दी में कीचड़ होती है। जब वो हल्दी का स्पर्श करती है तो उसे हल्दी के अंदर कीचड़ का स्पर्श महसूस होता है। अरे ये क्या? ये हल्दी नहीं, ये तो कीचड़ है। ये सब देखते ही सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। यहाँ तक ये बात किसी को भी नहीं पता होती है, ये सब रेशमा का किया धरा है। तभी रेखा कहती है, हे भगवान, ये क्या? ये तो अपशगुन हो गया। शादी की पहली रस्म के अंदर ही कीचड़ है। भगवान, तौबा तौबा। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये मनहूस है। अपनी सौतेली माँ की ऐसी बातें सुनकर बेचारी नंदिनी रोने लगती है। रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। आज अगर मेरी माँ मेरे साथ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। काश माँ मेरे पास ही होती। नंदिनी रोने लगती है। तभी उसके पिता लखन हल्दी लेकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, मेरी गुड़िया रानी, तू क्यों रो रही है बेटा? ये देख, मैं तेरे लिए हल्दी लेकर आया हूँ। आज तेरी हल्दी की रस्म है और तुझे अभी तक तो हल्दी भी नहीं चढ़ी बेटा। लखन अपनी बेटी को हल्दी लगाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंदिनी अपने पिता को गले से लगा लेती है। ऐसे ही अगली रस्म मेहंदी की होती है। मेहंदी की रस्म से पहले रेशमा के मन में ख्याल आता है, अरे आज तो हमारी मेहंदी की रस्म है और मेरे होते हुए इस नंदिनी की मेहंदी की रस्म अच्छे से कैसे हो सकती है? मैं इसकी मेहंदी की रस्म को भी बिगाड़ दूंगी। ऐसा सोचकर रेशमा मेहंदी के अंदर एलर्जी वाला पाउडर मिक्स कर देती है। जैसे ही रेशमा और नंदिनी मेहंदी लगाना शुरू करती हैं, नंदिनी के हाथ पर मेहंदी से बुरी तरह से खुजली मचने लगती है। अरे ये क्या?
मुझे तो बहुत जोरों से खुजली मच रही है। खुजली के चलते उसके हाथ लाल पड़ जाते हैं और वो मेहंदी भी धो देती है, जिसके बाद उसकी मेहंदी की रस्म भी पूरी तरीके से नहीं हो पाती। वहीं दूसरी तरफ रेशमा अपने हाथों पर मेहंदी लगाते हुए अपने मन ही मन में बहुत खुश होती है। कितना मजा आया है इसकी हल्दी और मेहंदी की रस्म खराब करके। अब तो मुझे शादी वाले दिन का इंतजार है। रेशमा शादी वाले दिन का इंतजार करने लगती है। जैसे ही शादी वाला दिन आता है, रेशमा लहंगा आने का इंतजार करती है। आज हमारी शादी है और शादी में लहंगा पहनना तो बहुत जरूरी है। जैसे ही लहंगा आएगा मैं नंदिनी का लहंगा खराब कर दूंगी। उसके बाद वो बिना लहंगे के शादी भी नहीं कर पाएगी और बेचारी इस घर में नौकरानी बनकर रह जाएगी। लखन लहंगे लाकर एक कमरे में रख देता है। रेशमा चुपके से वहां जाती है और उनमें से एक लहंगा निकालकर उसे कैंची से काट देती है। अरे अब जल्दी से अपने कमरे में पहुंच जाती हूँ, नहीं तो कोई मुझे देख लेगा। रेशमा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद रेशमा और नंदिनी दोनों को लहंगे और उसके साथ की ज्वेलरी उनके कमरे में भिजवाई जाती है। ये ले रेशमा बेटी, जल्दी से लहंगा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात आने ही वाली है। ऐसा कहकर रेखा वहां से चली जाती है। जैसे ही रेशमा अपना लहंगा उठाती है, अपना लहंगा देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो जल्दबाजी में अपना ही लहंगा काट दिया। मेरा लहंगा तो बर्बाद हो गया। अब मैं शादी कैसे करूंगी? रेशमा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ ही देर बाद नंदिनी तैयार होकर रेशमा के पास आती है। अरे रेशमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बारात आने ही वाली है। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारा लहंगा समझकर मैंने अपना ही लहंगा काट दिया। अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मेरा लहंगा पहन लो। नंदिनी अपना लहंगा उतार कर रेशमा को दे देती है। ये क्या? तुम ये जानने के बाद भी कि मैंने तुम्हारा लहंगा खराब किया है, तुमने अपना लहंगा उतार कर मुझे दे दिया। कोई बात नहीं, गलती तो हम इंसान से ही हो जाती है ना। और वैसे भी तुम मेरी बहन हो। रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नंदिनी को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुमने अपना ही लहंगा मुझे दे दिया। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। अपनी बेटी की ये सभी सच्चाई रेखा भी सुन लेती है, जिसके बाद उसे भी अपनी गलती का पछतावा होता है और वो नंदिनी को गले से लगाकर कहती है, बेटी मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा से तुझसे नफरत की, लेकिन तुमने हमेशा मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया, जबकि मैं तो इस लायक भी नहीं थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे आप दोनों को अपनी गलती का एहसास है, इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात होगी। आज के दिन मुझे मेरी माँ के साथ मेरी बहन भी मिल गई। तभी नंदिनी का पिता लखन उसे अपनी माँ की शादी का लहंगा लाकर देता है, जिसके बाद नंदिनी अपनी माँ का लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में नंदिनी और रेशमा की शादी हो जाती है और अब वो खुशी खुशी अपने अपने घर चली जाती हैं। उस दिन के बाद से नंदिनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गांव की गरीब स्त्री करने वाली बहू। जौनपुर गांव में रहने वाला बब्बन लोगों के कपड़े इस्त्री किया करता था। उसके बदले में जो दाम मिलता है, उसी से उसके घर का दाना पानी चलता था। बब्बन की बेटी शिखा भी पिता के इस काम में उसका बहुतायत हाथ बटाया करती थी। गुजरते समय के साथ शिखा सयानी हो चुकी थी। अब बब्बन को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। शिखा बेटी, मुझे तुझसे बेहद जरूरी बात करनी है। हाँ बाबूजी, कहिए ना, क्या बात है? देख बिटिया, तेरी माँ तो बरसों पहले हमें छोड़कर जा चुकी है। मैं जानता हूँ कि मैं तेरी माँ की जगह नहीं ले सकता बेटा, मगर अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बेहद अहम है। अब तू सयानी हो चुकी है और तेरे हाथ पीले करने की जिम्मेदारी तेरे पिता के कंधों पर है। अगर तेरे दिल में कोई है तो बिना शर्माए बेझिझक होकर अपने बाबूजी को बता दे बेटा। नहीं बाबूजी, मेरे जीवन में कोई नहीं है। अगले ही दिन से बब्बन शिखा की शादी के लिए सैकड़ों रिश्ते तलाशता है। आखिरकार उसकी तलाश अंत में जाकर बलिहारी गांव में रहने वाले बैरागी के बेटे कर्मा पर खत्म होती है और वो दिन आता है जब शिखा की शादी कर्मा से कर दी जाती है। विदाई की बेला पर बब्बन शिखा से बोलता है, बिटिया, कुछ पल पहले तक
तो सिर्फ मेरी बेटी थी, मगर अब तू किसी के घर की बहू बन चुकी है। अपने पिता की पगड़ी को उछलने मत देना बेटा। अगर कभी सुख दुख में बदल जाते हैं तो स्वार्थी ना बनना बेटा, बल्कि उस दुख की घड़ी में अपने ससुराल की सारथी बनना, ठीक है? ये बोलते हुए बबन बेहद भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। बारात दुल्हन के साथ विदा हो जाती है। कुछ देर बाद शिखा अपने ससुराल पहुंचती है, जहां बैरागी उसका स्वागत करते हुए बोलती है, शिखा बहू, इस कलश को अपने पैरों से भीतर बिखेर दे। जी सासू माँ। सभी रस्मों के खत्म होने के बाद देर रात शिखा और कर्मा अपनी शादी की सुनहरी शुरुआत करते हैं। समय यूं ही गुजरता जाता है। एक दिन की बात है। अम्मा, मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ, मगर आज जरा जल्दी आ जाना कर्मा। सांझ को मंदा मौसी की बेटी गुड्डन की सगाई है। उन्होंने आने का निमंत्रण भेजा है। ठीक है अम्मा, आ जाऊंगा। उसी पल बैरागी अपनी बहू के कमरे में आती है। अरे शिखा बहू, सांझ को कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना। मंदा मौसी की बेटी की सगाई में जाना है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। कुछ देर बाद, माँ जी, मेरी साड़ी में बहुत ज्यादा सिलवट पड़ गई है, आप इसे इस्त्री करवा लाएंगी? बहू, इस्त्री करना तो शहरी लोगों की चोचलेबाजी है। गांव देहात में रहने वाले लोग इस्त्री किए हुए कपड़े थोड़ी पहनते हैं, और बलिहार गांव में दूर दराज तक एक भी इस्त्री करने वाला भला मानस नहीं। अगर इस्त्री के आस में बैठी रही तो सांझ से बिहान हो जाएगा और मंदा की बेटी की सगाई का सफर शादी तक पहुंच जाएगा। तब तक भी गांव में इस्त्री आना मुमकिन नहीं। बैरागी की ये बात सुनकर शिखा चुप्पी साध लेती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक सांझ कर्मा टूटे मन के साथ घर आता है, जिसे देखकर बैरागी बोलती है, अरे क्या हुआ कर्मा बेटा, तेरा चेहरा बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है? क्या बताऊं अम्मा, हर बार की तरह इस बार भी मदन सिंह ने मेरे मेहनताने में घपला किया, और जब मैंने आवाज उठाई तो बिना पैसे दिए मुझे छुंछ हाथ से भट्टी से निकाल दिया और अपनी रईसी के धौंस का इस्तेमाल करके कारखानों से लेकर खेतिहर किसानों तक मेरे लिए बुरा बखान करके कमाने का कोई जरिया तक नहीं छोड़ा। माँ, अजी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब गुजरते समय के साथ घर के सीमित संसाधन जवाब दे जाते हैं, जिसे देखकर शिखा कहती है, घर की दशा एकदम दुर्बल हो चुकी है। ऐसे में हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना मैं इस गांव में इस्त्री का काम शुरू करूं, जिससे गांव की सभ्यता और बढ़ेगी, और जो 4 पैसे आएंगे उससे घर का चूल्हा तो उदास ना पड़ेगा। इसके बाद शिखा कोयले की एक इस्त्री खरीद कर ले आती है, जिसे देखकर बैरागी बोलती है, बहू, ये इस्त्री तू कहाँ से खरीद लाई है? माँ जी, मैंने कंगन बेचकर ये इस्त्री खरीदी है। इस वक्त हमारे घर की दशा दुर्बल है। गहने तो फिर गड़वाए जा सकते हैं, मगर परिवार नहीं मिलता है। आज से मैं इस्त्री का काम शुरू कर रही हूँ। आपको सिर्फ मेरी छोटी सी मदद करनी है। आप सभी को बस इस्त्री की ये खबर दे दीजिए। क्यों नहीं बहू, जब बात बलिहार की बदलाव की है तो बैरागी अपनी बहू का भरसक साथ देगी। बैरागी पूरे गांव गढ़ में इस्त्री की बात बताती है। अगले दिन धानी शिखा के पास आती है। शिखा बहुरिया, बिहाने हमके बिहा में जाए के है। ई तनिक हमरी साड़ी इस्त्री कर दो, और ई हमरे मर्द का कुर्ता भी तनिक अच्छे से इस्त्री कर दो। हाँ हाँ धानी दीदी, क्यों नहीं, बस 5 मिनट दीजिए, मैं झट से इस्त्री कर देती हूँ। शिखा बड़े ध्यान के साथ जल्दी से धानी की साड़ियाँ इस्त्री कर देती है। ये लो धानी दीदी, आपकी साड़ी बड़े अच्छे से इस्त्री हो गई है। अरे वाह शिखा, तुम तो हमारी साड़ी को जात ही बदल दी। सचमुच इस्त्री किए हुए कपड़े की बात ही निराली है। साड़ी पर पड़ी सिलवट छू मंतर हुई गवा। इस्त्री हुए कपड़ों में हुआ बदलाव देखकर धानी गरीब बहू की बहुत बड़ाई करती है और पैसे देकर चली जाती है। अब एक दूजे की देखा देखी गांव गढ़ के अधिकाधिक लोगों में इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने की होड़ होने लगती है। एक दिन मंदा शिखा के पास आती है। उसे देखकर बैरागी बोलती है, अरे मंदा, तू यहाँ
क्यों रे बैरागी, मेरे यहाँ आने पर मनाही है क्या? वैसे भी मैं तुझसे नहीं, शिखा बहू से भेंट करने आई हूँ। शिखा बहू, तुझे तो पता ही है कि इसी महीने में मेरी गुड्डन का ब्याह है। घर में सगे संबंधियों का जमावड़ा लग चुका है। सब शहर में रहने वाले हैं, इसीलिए बिना इस्त्री किए कपड़े पहनते नहीं। तो इनके कपड़े इस्त्री कर देना। क्यों नहीं मंदा मौसी, आप किसी के भी हाथ कपड़े भिजवा देना, मैं इस्त्री करके भेज दूंगी। सभी जन शिखा के इस्त्री किए हुए कपड़ों से बेहद संतुष्ट थे। अब शिखा पूरे बलिहारी गांव में इस्त्री करने वाली बहू के नाम से जानी जाने लगी थी और ये खबर गांव के सरपंच स्वराज के कानों में पड़ी। फिर क्या था, उसी रोज वो अपनी धौंस जमाने के लिए सास बहू के घर आ धमकता है। सरपंच जी, आप हम गरीब के द्वार पर पधारे हैं। तुम दोनों सास बहू की बेहूदगी इस कदर बढ़ गई है कि मुझे आना ही था। क्यों सरपंच जी, ऐसा क्या कर दिया हमने? बेशरम लुगाई, ये बलिहारी गांव है, यहाँ कोई भी बेटी बहुएं घर की दहलीज से बाहर नहीं जाती और तू सरेआम इस्त्री का काम कर रही है। सरपंच जी, इसमें बुराई ही क्या है? मैंने लोगों के कपड़े इस्त्री करने का काम इसलिए शुरू किया है क्योंकि ये गांव उजाड़ था। मैंने सिर्फ उन्हें सभ्यता में सींचने की कोशिश की है, जिससे आज पूरा बलिहार बदल चुका है। नजरें घुमाकर देखिए। सरपंच लोगों के पहने हुए बदलाव को देखता है, जिसके बाद उसके सभी सवाल और शब्द निरर्थक साबित हो जाते हैं। बैरागी, मुझे माफ कर दे। रोष में आकर मैं नीरा बलिहारी में हुए बदलाव को भांप नहीं सका और तुझ पर बेबुनियाद लांछन लगाया। मेरी कहा सुनी को माफ कर देना। सरपंच जी, हम सभी काठ की कठपुतलियां हैं। हम सभी से गलती हो सकती है, मगर हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि आज जमाना जिस तेजी से बदल रहा है, हम गांव गढ़ के लोग उनके जितना तेजी से भले ना बढ़े, मगर छोटी छोटी कोशिश ही बड़े बदलाव का कारण बनती है। एकदम खरी बात कही है तूने। बहू, अब से सरपंच भी सभी जन के जैसे इस्त्री किए हुए कपड़े पहनेगा। शिखा की सुनहरी सोच से बलिहारी में बदलाव आ चुका था। अब उसके घर की गरीबी भी दूर हो चुकी थी। इस्त्री करने वाली बहू की बदौलत आज बलिहारी का नाम एक सभ्य गांव की श्रेणी में शुमार है। शिखा की तरह हमें भी सोच और नजरिए को नया आयाम देने की जरूरत है। गरीब सास बहू की फेमस नान खटाई। ये क्या है सुमित, अभी तक तुमने इस प्रोजेक्ट को हैंडल करके फाइनल नहीं किया? देखो, तुम्हारी पोस्ट बढ़ गई है लेकिन काम करने का तरीका घट गया है। अगर तुम जल्दी ही नहीं संभले, देन आई विल किक यू आउट ऑफ ऑफिस। गॉट इट? सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं ऑन टाइम प्रोजेक्ट फाइनल करके भेजता हूं आपको। ओके, दिस इज योर लास्ट वार्निंग। ये कहकर सुमित का बॉस चला जाता है और महेश काम करने लगता है। वहीं दूसरी ओर उसकी बेटी तारा अपनी मां रोशनी से नान खटाई खाने की जिद करती है, क्योंकि उसकी गली में नान खटाई वाला आता है। आइए आइए, बेहद स्वादिष्ट नान खटाई खाइए। सिर्फ 10 रुपए की 4 गर्मा गर्म मेरठ की मशहूर नान खटाई खाइए। माँ देखो माँ, नान खटाई वाला चला जाएगा। मुझे नान खटाई खाना है, दिला दो ना माँ, सिर्फ 10 रुपए की तो है। दादी दादी, आप तो कुछ बोलो, आप 10 रुपए दे दीजिए अपनी पोती को। अरे रोशनी बहू, क्यों छोटी सी बच्ची को सता रही है? 10 रुपए में कौन सा घिस जाएगी तू? ले तारा, 20 रुपए के लिया नान खटाई। शुक्रिया दादी। माँ जी, आपने इसे क्यों पैसे दिए? आप बाबा दादी लोग ही पोते पोतियों को बहुत बिगाड़ते हैं, फिर इल्जाम माँ बाप पर आता है। और माँ जी, पैसे भी नहीं हैं। आप जानती हैं महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, पता नहीं उन्हें कब पैसे मिलेंगे और घर का राशन आएगा। अरे अरे, 20 रुपए के लिए रामायण सुना दी तूने पूरी। और कभी कभी बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। तू नान खटाई खा लियो। माँ जी, आप भी ना, बचपन में बहुत खाती थी माँ से पैसे लेकर मैं भी, लेकिन अब आदत छूट गई। तभी तारा नान खटाई लाकर कहती है, माँ फिर से अपने बचपन को याद करते हुए आप नान खटाई खा लीजिए, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। दादी आप भी खा लो। हाँ हाँ बेटा, लेकर आ, जरा मैं भी खाऊंगी आज नान खटाई। तभी तारा के साथ उसकी दादी और माँ भी नान खटाई को खाकर एंजॉय करते हुए कहते हैं,
आहा हा हा, ये वही बिस्कुट है जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। अगर मेरे दांत नहीं होते ना तो मैं भी नान खटाई को खा लेती। मैंने कहा था ना दादी, आपको बहुत पसंद आएगी। अरे बेटा, ये बहुत पहले के जमाने से चले आ रहे, लेकिन अब कहीं कोई कोई ही बेचता है। वाह माँ जी, इसे खाकर मुझे सच में अपने पुराने दिन याद आ गए। ये बहुत अच्छी है। तारा बेटा, जरा 2 नान खटाई देना। माँ, मैं आपको अपनी नान खटाई नहीं दूंगी। मेरे को क्या मिलेगा? वैसे ही आप दोनों को 2-2 दे दिए मैंने। खा लेना। पहले तो तू उसे पैसे नहीं दे रही थी। कल भी आएगा नान खटाई वाला, कल खा लियो। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तभी रोशनी चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन भी इसे नान खटाई खाने की बहुत तलब हो रही थी, और जैसे ही गली में नान खटाई वाला आता है तो रोशनी बहुत सारी नान खटाई ले आती है, जिसके बाद तीनों दादी पोती माँ मिलकर नान खटाई के मजे लेते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन तक चलता है। रोशनी के जुबान पर फिर से नान खटाई का स्वाद जम गया था। तभी सास ये देखकर बोलती है, मना करते करते अब तो रोज रोज ही नान खटाई खाने लग गई है। घर में ही बना ले, फिर पैसे क्यों खर्च करती है? पर बनाना नहीं आता मुझे। अरे माँ, यूट्यूब से सीख लो नान खटाई कैसे बनाते हैं। देख, मेरी पोती की अकल 4G नेट से ज्यादा तेज भागती है। ठीक है माँ जी, मैं नान खटाई बनाकर लाती हूँ। रोशनी नान खटाई का सामान लाकर कुकर में नान खटाई बनाने रख देती है, जिससे वो पक जाते हैं। फिर सब मिलकर खाते हैं तो दादी पोती कहती है, आहा माँ, आपने तो बहुत अच्छे नान खटाई बनाए हैं। मुझे तो बाहर की नान खटाई से ज्यादा तेरी नान खटाई पसंद आई है। बहुत ही सॉफ्ट बनाई है। अगर तू ऐसे लोगों को बनाकर खिलाएगी तो तेरी ज्यादा नान खटाई बिकेगी। हाँ माँ जी, लेकिन भगवान की दया से हम पर सब कुछ है, इसलिए मुझे बनाकर बेचने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो है बेटा। शाम को सुमित ऑफिस से वापस आता है तो उसका वो लटका हुआ मुंह देखकर रोशनी कहती है, अजी आपको क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हैं, पानी पीजिए। हाँ, बहुत परेशान हूँ मैं। अब मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी? और मेरा बेटा? अरे बेटा, ये क्यों बोल रहा है तू? क्योंकि माँ, मेरी नौकरी चली गई है। अब मुझ पर कोई काम नहीं है। इतनी जल्दी से नौकरी नहीं मिलती, धक्के खाने पड़ेंगे कई ऑफिस के इंटरव्यू देकर। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत तो नहीं निकल गया था आज सुबह में? अरे नहीं माँ, ऐसा मत सोचो। मेरा बॉस मुझसे 2 हफ्तों से परेशान था। मैं ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ है। अब क्या होगा बेटा? कुछ नहीं होगा माँ जी, आपने मुझे नान खटाई बेचने का आइडिया दिया था ना, अब मैं वही बनाऊंगी। कल से सामान रखा हुआ है, थोड़ा और लेकर आना है। अगले दिन रोशनी जल्दी उठकर नान खटाई का सारा सामान तैयार कर लेती है और नान खटाई बना लेती है, जिसके बाद वो एक थैला लेकर नान खटाई बेचना शुरू कर देती है। साथ में उसकी सास भी आवाज लगाती है, नान खटाई ले लो, नान खटाई, मेरठ जैसे मशहूर नान खटाई ले लीजिए। आइए आइए, सस्ते सस्ते नान खटाई गर्मा गर्म खा लीजिए, जो आपके सीधा मुंह में घुल जाए। आंटी, जरा मुझे नान खटाई देना। ये लो बेटा। अरे बहन जी, आपकी नान खटाई की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जरा आधी किलो पैक कर देना। ये लीजिए नान खटाई। ये लीजिए पैसे। अरे अम्मा जी, जरा 2 जगह 20 रुपए की नान खटाई पैक कर दीजिए। जरा अलग से खाने के लिए दे दीजिए नान खटाई। हाँ जी, अभी करती हूँ बेटा। ये लो, खा कर देखो। हाँ अम्मा, ये नान खटाई तो बहुत ज्यादा मुलायम है, मुंह में जाते ही घुल गई। बरसों बाद मैंने ऐसी नान खटाई खाई है। देखिए, ऐसा करिए, आप 4 जगह दे दीजिए। आप रोज रोज आती हैं यहाँ। हाँ बेटा, अब तो रोज आएंगे। शुक्रिया, तुम्हें पसंद आया। अरे माँ जी, सिर्फ मुझे नहीं, सबको पसंद आने वाली इतनी स्वादिष्ट बनाई है आपने नान खटाई। अब तो कोई बेचता भी नहीं है, सब आज के जमाने की खुशी जोर बिस्किट खाते हैं। इसलिए तो हमने नान खटाई देना शुरू कर दिया है। ये कहकर रोशनी उस लड़के को नान खटाई दे देती है। वहीं सुमित अपनी बेटी और घर को संभालता है। इस तरह सभी लोग सास बहू के नान खटाई को खाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते गली गली में सास बहू की नान खटाई मशहूर हो जाती है। 6 महीने बाद वो एक बड़ी सी दुकान खोल लेते हैं, जहां अलग अलग प्रकार के नान खटाई लोग लेने आते थे, जैसे कि चॉकलेट नान खटाई, पिस्ता नान खटाई, टूटी फ्रूटी नान खटाई आदि। आंटी जी, मुझे ना चॉकलेट वाली नान खटाई दे दीजिए, और सिंपल वाली भी 1 किलो। ठीक है बेटा, अभी देते हैं। ये लो। ये लीजिए आंटी, 400 रुपए।
सुनिए, मुझे भी नान खटाई दे दीजिए। अरे आप तो वही आंटी है ना जो ठेले पर बेचती थी। हाँ, मैंने कहा था ना आप दोनों जरूर मशहूर हो जाओगी। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, वैसा ही हुआ। मैं आपको इससे भी ज्यादा और मशहूर कर दूंगा। मेरा दोस्त है, उसका एक मॉल है, वहां पर आपकी नान खटाई बेचना चाहता है, जिससे लोग आएंगे और अगर 1 महीने में ज्यादा कस्टमर आते हैं तो आपकी फ्रेंचाइजी ओपन हो जाएगी, हर जगह अलग अलग शहर में। सच्ची आप सच कह रहे हो। अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो हम राजी हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। जी ठीक है, ये लीजिए नंबर, मैं अपने दोस्त से बात करके आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, शुक्रिया। जी नमस्ते आप दोनों को। तभी प्रतीक चला जाता है और सुमित दुकान पर आता है और कहता है, माँ आप थक गई होंगी तो घर पर चली जाइए, मैं थोड़ी देर दुकान पर बैठ जाता हूँ। माँ वो ट्यूशन चली गई है। ठीक है बेटा, और तारा बेटी कहाँ है? अरे आपको खुशखबरी देना तो भूल ही गई। हमारी एक मॉल में नान खटाई की शॉप ओपन हो रही है और ज्यादा कस्टमर आते हैं तो उसके बाद अलग अलग शहर में फ्रेंचाइजी ओपन होगी। अरे भाई, ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात है। तुमने काफी तरक्की कर ली रोशनी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और माँ, आपने इसका बहुत साथ दिया है। सिर्फ मैंने नहीं, तूने भी। अगर हम यहाँ लगे रहते थे तो तू घर पर तारा को पढ़ाता था, घर का ख्याल रखता था, समझा? और अब भी रखता है। हाँ माँ। इस तरह कुसुम घर पर आराम करती है और पति पत्नी नान खटाई की दुकान को संभालते हैं। कुछ दिन बाद मॉल में नान खटाई की शॉप ओपन होती है, जहाँ पूरे दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग नान खटाई खाते हैं। इसलिए प्रतीक का दोस्त अलग अलग शहर में नान खटाई की फ्रेंचाइजी ओपन कराता है, जिसका 30% शेयर वो लेता था और बाकी का सास बहू। वक्त गुजरता है, सास बहू की नान खटाई जोर शोर से हर शहर में बिकती है, जिसके बाद वो बहुत पैसे वाले हो जाते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद कर कार भी ले लेते हैं। साथ ही सुमित घर बैठकर बिजनेस करता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।